हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जिन बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जहां बड़ी बड़ी सरकारें और राज्य हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई होगी। हजारों साल पहले इंसान जंगलों और गांवों से निकलकर बड़े शहरों और राज्यों की तरफ कैसे बढ़ा। आज के वीडियो में हम क्लास 7 सोशल साइंस न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर 4 नवारंभ नगर एवं राज्य को एकदम आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। नए नगरों का उदय। इस अध्याय में हम भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय नगरीकरण सेकंड अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहला सिंधु घाटी सभ्यता थी। लगभग 2500 साल पहले 600 बीसीई के आसपास गंगा घाटी के मैदानी इलाकों में नए शहरों का विकास हुआ। शहर बनने के मुख्य कारण: लोहे का बढ़ता उपयोग। लोहे के औजारों, कुल्हाड़ी और हल से घने जंगलों को साफ किया गया और खेती बड़े पैमाने पर होने लगी। दूसरा है धान की रोपाई। इससे फसलों की पैदावार अचानक बहुत बढ़ गई। जब अनाज ज़रूरत से ज़्यादा होने लगा तो लोग दूसरे कामों में लग गए। व्यापार, ट्रेड, शिल्पकार, व्यापारी और बुनकर एक जगह इकट्ठा होने लगे, जिससे धीरे धीरे वो जगहें नगर या शहर बन गईं। महाजनपद, छोटे राज्यों से बड़े साम्राज्य। खेती और व्यापार बढ़ने से लोग कबीलों से निकलकर बड़े क्षेत्रों में बस गए, जिन्हें जनपद कहा गया। और जब ये जनपद और शक्तिशाली और बड़े हो गए तो इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। उस समय कुल 16 महाजनपद थे। अधिकांश महाजनपदों की एक राजधानी कैपिटल होती थी, जिसकी सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी दीवारें यानी किलेबंदी बनाई जाती थी। राजा अब अपनी स्थायी सेना यानी परमानेंट आर्मी रखने लगे थे और सैनिकों को नियमित वेतन यानी सैलरी देते थे। आप उन 16 महाजनपदों को इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। शासन के प्रकार: महाजनपदों में दो तरह की सरकारें थीं। राजतंत्र मोनार्ची, जहां राजा का शासन होता था, जैसे मगध। दूसरा है गण या संघ, जहां एक राजा नहीं बल्कि कई लोगों का एक समूह मिलकर शासन करता था और हर व्यक्ति राजा कहलाता था, जैसे वज्जिज आप इस चित्र में देख सकते हैं। मगध का उत्कर्ष, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा मगध, आज का बिहार। मगध के इतना शक्तिशाली होने के 3 बड़े भौगोलिक कारण थे। नदियों का जाल: गंगा और सोन नदियां मगध से होकर बहती थीं, जिससे यातायात, जल आपूर्ति और ज़मीन को उपजाऊ बनाने में मदद मिली। दूसरा है जंगल और हाथी। मगध के जंगलों में हाथी पाए जाते थे, जिन्हें सेना के लिए ट्रेन किया गया। साथ ही रक्त और घर बनाने के लिए लकड़ी मिली। तीसरा है लोहे की खदानें। आधुनिक झारखंड वाले इलाके में लोहे के भंडार थे, जिससे मजबूत हथियार और औजार बनाए गए। तीसरा है महान शासक। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे शक्तिशाली राजाओं ने मगध का विस्तार किया। अगला बिंदु है वज्जी और गणसंघ। मगध के ठीक पास ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यह मगध से बिल्कुल अलग था, क्योंकि यहाँ गण या संघ की शासन व्यवस्था थी। यहाँ कोई भी फैसला अकेले राजा का नहीं होता था, बल्कि सब लोग सभाओं असेंबलीज में बैठकर बहस और बातचीत के जरिए लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेते थे। फैक्ट इसका यह है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों ही इन्हीं गण संघों से ताल्लुक़ रखते थे। अगले बिंदु पर कर और सिक्के यानी टैक्स और कॉइन्स। राजाओं को विशाल किले बनवाने और बड़ी सेना रखने के लिए धन की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने कर यानी टैक्स वसूलना शुरू किया। किसानों पर कर उपज का 1/6 हिस्सा, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगर पर कर वे राजा के लिए महीने में 1 दिन मुफ्त काम करते थे। व्यापारियों पर कर, सामान की खरीद बिक्री पर टैक्स लगता था। सिक्के यानी पंच मार्क कॉइन। इसी समय भारत में पहली बार धातु और चांदी और तांबे के सिक्के चले, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता है, क्योंकि इन पर सिंबल थप्पा मारकर बनाए जाते थे। इससे व्यापार बहुत आसान हो गया।
तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार यह है कि लोहे की खोज और बेहतर खेती ने इंसानों को गांवों से शहरों की तरफ धकेला। छोटे छोटे कबीले महाजनपद बने, टैक्स और सिक्कों की शुरुआत हुई और मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का जन्म हुआ। अगर आपको यह समरी आसान लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि मगध की राजधानी का क्या नाम था। मिलते हैं अगले वीडियो में।